दिस इज उमंग शर्मा और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी वाली जो बुक है उसका चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट ए वाली बुक तो सबको इजी लगती है, पार्ट बी वाली बुक बच्चे मोस्टली कमेंट करके बोलते रहते हैं कि दीदी ये समझ नहीं आ रहा, ये बहुत टफ है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस चैप्टर के डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत टाइम से यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स है ना उसके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन क्वेश्चन आंसर्स को मिस मत करना, ज़रूर देख के जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज आप थोड़ी सी मेहनत तो कर लो ना यार कि प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे जाके देखो, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जो आपको मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, प्लेलिस्ट जाओ, चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 9 है बिजनेस स्टडीज़ का। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप कमेंट। जो रिस्क रिटर्न मतलब होता है कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है। पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आप समझ लो। देखो थ्योरी अभी तक आपको 2-3 बार तो मैं ही करवा चुकी हूँ, बाकी आप खुद से भी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी वाला टाइम बच्चों अब जा चुका है। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ, यही आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। क्या होता है, मैं अगर आपको एक आम भाषा में समझाऊं तो होता क्या है कि आपको ये समझना होगा या आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज़ में जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है ना, रिटर्न उतना ही ज़्यादा होता है। अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, उनके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसा मतलब कंफर्मेशन है कि आपने रिस्क ज़्यादा लिया तो रिटर्न होगा तो फिर उसको रिस्क नहीं बोलेंगे ना, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि रिस्क चांसेस होते हैं कि जितना बड़ा रिस्क होगा जो रिटर्न होंगे उसके वो उतने ही ज़्यादा होंगे। ये एक कॉम्बिनेशन होता है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना वो एक कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, डेब्ट और इक्विटी का। डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि डेब्ट और इक्विटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका मोस्टली सारी कंपनीज किस लिए यूज़ करती हैं, अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और आप जानते हैं कि हर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक पैसा नहीं होगा कंपनी रन नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में फिर आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी। वो डायग्राम आप पेपर में भी बना कर आना। ठीक है, क्या लिखा है, capital structure is the combination of debt and equity which is used by a company to finance its requirement for fund. फंड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करती है कंपनी, एक कॉम्बिनेशन का यूज करती है जिस डेब्ट और इक्विटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा लिख कर आना, क्योंकि ऐसे 2-4 लाइन लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या है, डेब्ट कैन बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लोन वाइल इक्विटी इज जनरेटेड थ्रू रिटेन अर्निंग और कॉमन स्टॉक। बोरो फंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, डिवेंचर, बैंक लोन्स एक्सेट्रा। वाइल इन केस ऑफ ओनर्स फंड, अगर हम ओनर्स फंड की बात करें तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल्स। ओनर्स मतलब फंड क्या होता है, प्रेफरेंशियल्स हो सकते हैं, रिजर्व्स हो सकते हैं, अर्निंग्स हो सकती हैं, इक्विटी हो सकती है और कैपिटल हो सकती है। डेब्ट एंड इक्विटी बोथ हैव देयर रिस्क। डेब्ट और इक्विटी में दोनों में रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कोई भी रिस्क फ्री नहीं है, दोनों रिस्क के साथ होते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और दोनों में ही प्रॉफिट भी होता है। डेब्ट इज रिलेटिवली चीप सोर्स वाइल ग्रेटर रिस्क इज देयर एंड इक्विटी इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव बट इज ऑफ लोअर रिस्क। ये समझना थोड़ा सा, ये अच्छी लाइन है। क्या है अच्छी से मतलब इम्पॉर्टेंट है कि डेब्ट को, अगर हम डेब्ट की बात करें, अगर हम ऋण की बात करें तो ये एक चीप सोर्स है, आप इजीली किसी से ऋण ले सकते हो, बट इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, मैंने आपसे उधार पैसा लिया था और पैसा डूब गया, अब क्या है, मैं तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं रहा और मुझे आपका रिटर्न भी करना है। आप समझ रहे हो ना, मुझे आपका रिटर्न भी करना है। बट इसी जगह पर अगर हम इक्विटीज की बात करें तो क्या होता है, ये एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा महंगा सोर्स है, बट इसमें रिस्क जो है कम है। मैंने मेरा पैसा लगाया किसी चीज़ में,
ठीक है, वो मेरा खुद का पैसा था। अब आप सोचो, अगर वो पैसा डूब भी जाता है तो भी मुझे कोई, ठीक है, फर्क पड़ेगा, मेरे पैसे का नुकसान हुआ, बट मुझे आपको पैसा, किसी को पैसा रिटर्न नहीं करना, मेरा खुद का नुकसान हुआ है, तो क्या है, मुझे किसी को पैसा रिटर्न नहीं करना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि डेब्ट जो होता है वो एक चीप सोर्स होता है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। वहीं पर अगर हम इक्विटीज़ की बात करें तो इक्विटी एक एक्सपेंसिव सोर्स है, बट वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लेना बच्चों। आगे, फंड राइजिंग थ्रू डेब्ट इज चीपर वाइल द सेम विद इक्विटी इज एक्सपेंसिव। डेब्ट थ्रू चीपर इज हैविंग मोर रिस्क एज इट हैज ऑब्लिगेशन टुवर्ड लैंडर्स। ठीक है, वही है, मैंने बार बार इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा लिखोगे तभी मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। The return offered by the source leads to increase in value per share. Debt give higher return. Debt आपको higher return per share, but increase the risk comparatively many times. जो risk होता है वो ज़्यादा होता है mostly, है ना। Capital structure decision should be taken into consideration with return and the amount of risk involved. ठीक है, चलो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो कोशिश करती हूँ एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की, मतलब वैसे मैं डायग्राम्स काफ़ी ख़राब बनाती हूँ लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है, देखो ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x। इसको हम मान लेते हैं रिस्क, यहाँ पे हम रिस्क शो करेंगे और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं रिटर्न, मतलब कितना रिस्क लिया जाए तो कितना रिटर्न आएगा। अगर हम ये देखें तो मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई मिस्टर ए हैं, वो कम रिस्क लेना चाहते हैं। अगर वो कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके का पैसा, मतलब कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। मान लीजिए उन्होंने, हाँ, मोर्टगेज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि केवल यहाँ तक है तो इसका रिस्क भी केवल कम ही होगा, इसका रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। अब ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिवेंचर्स ले लिए। आपने डिवेंचर्स ले लिए। अब डिवेंचर में आप देख रहे हैं जैसे जैसे रिस्क वाली लाइन ऊपर बढ़ गई उसी तरीके से रिटर्न भी बढ़ गया। आपका रिस्क बढ़ा, आपका रिटर्न भी बढ़ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब मान लीजिए कोई मिस्टर सी है। ठीक है, मिस्टर ए ने, आपने देखा इन्होंने रिस्क कम लिया, इनको रिटर्न भी कम मिला। मिस्टर बी ने डिवेंचर्स में पैसा लगाया, इन्होंने इनको रिस्क इन्होंने ज़्यादा लिया, रिटर्न भी ज़्यादा लिया। अब मिस्टर सी पर आ जाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा बड़ा गेम खेलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स में आप देख रहे हैं ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि रिस्क ज़्यादा लिया और रिटर्न भी ज़्यादा आया। अब इसी तरीके से कोई और नेक्स्ट पार्टी है, वो क्या कर रही है, उसको थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अब और ज़्यादा रिटर्न के लिए आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिक्स डिपॉजिट्स, तो फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे रिस्क भी ज़्यादा ले लिया तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अभी एक बार इस ग्राफ को और थोड़ा सा मैं समझा दूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब कोई और है, उनको भाई और ज़्यादा रिस्क लेना है, मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए। और ज़्यादा पैसे के लिए आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स, और ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा ये लाइन ऐसे जा रही है और इस लाइन के ऐसे जाने का मतलब ही है कि देखो लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रिस्क की लाइन बढ़ रही है वैसे वैसे रिटर्न की लाइन भी बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वाला कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की साइड क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, इसमें कुछ डिविडेंड डिसीजंस को जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला है क्या है, अगर मैं पहले आपको यहाँ पे समझा दूँ, एक एक करके समझते चलते हैं, देन उसके बाद यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है कि जो बिजनेस करेंट और पास्टिंग, जो भी करेंट अर्निंग होती हैं और जो पास्ट अर्निंग्स होती हैं उनको पे करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको क्या है, आपकी जो भी
अर्निंग्स हो रही है वो कैसे हो रही है, आपने कुछ नहीं, या आप पहले कुछ पैसा लगा रहे हो देन उसके बाद आप अर्न कर रहे हो, है ना। तो वह बिजनेस में इतना मतलब होना चाहिए कि बिजनेस आपकी करंट अर्निंग और पास्ट अर्निंग्स को पे कर पाए, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मान लीजिए मतलब हो सकता है ना कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कोई कंपनी ऐसी है जिसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपने डिविडेंड्स को पे करने के लिए ज़्यादा सक्षम होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि डिविडेंड और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक है, डिविडेंड और प्रॉफिट एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी को, कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, जितना कम प्रॉफिट होगा कंपनी उतना कम डिविडेंड दे पाएगी, है ना। और डिविडेंड कंपनी क्यों दे रही है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के पार्ट में से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, ठीक है, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। क्या है, बिजनेसेस आर एबल टू पे डिविडेंड फ्रॉम द करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। अ कंपनी वाइल इज हैविंग हायर अर्निंग वाइल बी इन बेटर पोजिशन टू पे डिविडेंड इज कंपैरिजन टू कंपनी हैविंग लिमिटेड अर्निंग्स, ठीक है। जिनकी लिमिटेड अर्निंग्स होंगी वो अपना डिविडेंड कम दे पाएंगी, जिनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जिनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो अपना डिविडेंड ज़्यादा दे पाएंगे। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या चीज़ इफेक्ट डालती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि जो कंपनी एक स्टेबल अर्निंग होती है, मतलब उनकी अर्निंग एक फिक्स्ड अर्निंग है कि हाँ इतना पैसा तो हमको आएगा ही आएगा, इतना प्रॉफिट तो हमको होगा ही होगा, वो अपने डिविडेंड्स पे करने में ज़्यादा सक्षम होती है क्योंकि उनको पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट तो होने वाला है, तो उनको कोई डर नहीं होता। क्या है, कंपनीज हैविंग स्टेबल अर्निंग आर इन अ गुड पोजिशन टू प्रोवाइड डिविडेंड एज कंपेयर टू कंपनीज विच आर इनकंसिस्टेंट इन अर्निंग्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। आ जाते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे। कौन सा ऐसा फैक्टर है भाई, और क्या हो सकता है, देखो, और जो कंपनीज होती हैं वो स्टेबल डिविडेंड शेयरिंग पॉलिसी को अपनाती हैं। स्टेबल डिविडेंड शेयरिंग पॉलिसी क्या होता है, ये सब तब ये जो पॉलिसीज होती हैं कि हम इतना डिविडेंड हम देंगे ही देंगे, ये पॉलिसीज कब चेंज होती है, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, उसके बाद ये पॉलिसीज को हम चेंज कर देते हैं, मतलब कंपनी इसको चेंज कर दी है। क्या लिखा है, कंपनी फॉलो स्टेबल डिविडेंड शेयरिंग पॉलिसी, इट विल ओनली बी चेंज व्हेन देयर इज अ राइजिंग इन अर्निंग। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंपनीज हायर ग्रो करना चाहती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी हायर ग्रो करना चाहती है, तो वो कम डिविडेंड देती हैं। अब आप पूछोगे क्यों, अगर हायर ग्रो करना चाहती है तो कम डिविडेंड क्यों दे रही हैं। देखो, होता ऐसा है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मैं एक कंपनी हूँ, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बट फिर भी मैं डिविडेंड कम दे रही हूँ। मैं डिविडेंड इसलिए कम दे रही हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन, अगर मैंने आज डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आई या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मार्केट में दिखाई दे रही हैं कि अगर मैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे ज़्यादा रिटर्न आएगा, बट क्योंकि मैं तो डिविडेंड दे चुकी हूँ, अगर मैंने डिविडेंड दे दिया है तो मैं फिर मेरे पास अब पैसा है ही नहीं, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी में पैसा कैसे लगाऊंगी। इसलिए क्या होता है कि कंपनी जब भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती है तो उस कंडीशंस में वो डिविडेंड कम देती हैं, ताकि जब भी उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में दिखाई दें उस टाइम पे वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या है, अगर कंपनी का कैश फ्लो कम होता है तो डिविडेंड पे पर वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी का कैश फ्लो आपको पता होगा, अच्छी बात है, पता है। तो कैश फ्लो क्या होता है बच्चों, देखो, जो हमारा एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे वो छोटी कंपनी हो, उसका कुछ डेली का कैश का खर्चा होता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो। अब किसी कंपनी का मान लीजिए उसके डेली के रोजमर्रा वाले खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा डिविडेंड पे, डिविडेंड के पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आगे नेक्स्ट में क्या है, देखो, अगर हम टैक्सेशन पॉलिसीज़ की बात करें, टैक्सेशन पॉलिसीज़ में मेजर रोल प्ले करता है डिविडेंड डिसीजन। क्या करते हैं, कंपनी का कि ज़्यादा टैक्स पे करना, अगर कंपनी को ज़्यादा टैक्स पे करना होता है तो वो डिविडेंड कम देती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब मुझे टैक्स ही पे करना है तो मैं डिविडेंड कम दे पाऊंगी, है ना, क्योंकि आपकी अर्निंग तो एक लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड अर्निंग है, उसमें से आपको टैक्स भी पे करना है, उसमें से आपको डिविडेंड भी देना है। जब आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है तो आप डिविडेंड कम दे पाओगे,
ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों मैंने काफ़ी इजी पॉइंट्स लिखने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इन सबको नोट्स बना रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो ना तो एटलीस्ट वीडियो को सेव करके रख लेना, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम टाइम पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉक मार्केट के प्राइस का फ्लक्चुएशन डिविडेंड पर ही आधारित होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है कि हम कहते हैं, आपने भी बात करते हुए सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट बढ़ गया या स्टॉक मार्केट नीचे आ गया, उसमें गिरावट आई है, तो इसका जो फ्लक्चुएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिविडेंड पर। क्या होता है, ज़्यादा डिविडेंड, अगर ज़्यादा डिविडेंड पे होगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, अगर कम डिविडेंड पे होगा तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, देखो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में इसको बोल सकते हैं यूज ऑफ बोरोड कैपिटल। मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आपको इससे याद रहेगा, यूज ऑफ बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, यूज ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है। इसमें देखो आपको यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन को समझना होगा, बहुत इजी सा कॉम्बिनेशन है, इधर समझाती हूँ। देखो मान लीजिए कि ये आपका डेब्ट है, ठीक है, जितना आपने ऋण ले रखा है, और इधर है आपका अर्निंग, समझना अच्छे से। ठीक है, अगर आपने ऋण ज़्यादा ले रखा है, लोन ज़्यादा ले रखा है और आपकी अर्निंग नहीं, इसको अभी उल्टा समझते हैं। अगर आपने ऋण लिया है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है, और आपकी अर्निंग हो गई 120, तो ये आपके लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। ये कंडीशन कैसी है, प्रॉफिट की कंडीशन है, और बिजनेस में हमेशा यही वाली कंडीशन होनी चाहिए। इसी के हम जस्ट अपोजिट कर दें, मान लीजिए ये आपका डेब्ट है और ये आपकी अर्निंग है, तो यही सेम आपका, आपने लोन लिया 100 रुपये का और आपकी अर्निंग हुई 80 रुपीज़ की या इससे भी कम, तो ये आपके लिए लॉस शो करेगा। ठीक है, तो यही बस इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इजी है, बस आपको ऐसे ऐसे टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, आपको पता है अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, मैं सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रही हूँ, अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिविडेंड दे पाएगी, अगर कंपनी की अर्निंग कम होगी तो वो कम डिविडेंड दे पाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ हमारी, अगर कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है, अर्निंग उसकी ज़्यादा होती है, तो उसकी क्रेडिट भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, क्रेडिट इम्प्रूव कैसे हो जाती है, आज मैं मान लीजिए कि मेरी अर्निंग है, सबको पता है कि आज मान लीजिए कि मेरी अर्निंग है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो अगर मैं किसी से 50,000 का 40,000 का क्रेडिट लेना चाहूँगी तो वो मुझे इजीली क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें इसकी इतनी मतलब ये इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि ये हमें 40,000 50,000 रुपीज़ ईजिली दे सकती है। आप समझ रहे हैं, तो मेरी क्या होगी, जो क्रेडिट होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी दूसरी वाली सिचुएशन में आपको पता ही है कि जहाँ पे मुझे पता है कि मैं अपने डेब्ट ही पे नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, अर्निंग मुझे कम हो रही है, तो वहाँ पर मेरी जो क्रेडिट है वो कम हो जाएगी, लोग मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोई मुझे उधार नहीं देगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने इजी तरीके से समझा दिया है आपको। यही पूरा जो हमने ग्राफ में समझा, यही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेब्ट इन ऑर्डर टू प्रोसेस गेन फॉर द ओनर्स। इन दिस प्रोसेस न्यू डेब्ट इज टेकन इन order to gain new assets with which they can earn greater level or interest which is more than the interest that is paid for debt. This process is practiced as the equity shareholder or are only interested in इनकम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ उस इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि बिजनेस से जनरेट हो रही है, ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें उसी से रिटर्न मिलने वाला है। इट इज ओनली प्रैक्टिस्ड बाय द कंपनी व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन द रेट of interest is for the fund that is borrowed. This practice is a form of financial larger that a company exercise. ठीक है,
आगे देयर इज एन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर व्हेन दिस प्रोसेस इज अडॉप्टेड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ फंड बोरोड। एक चीज़ और बता दूं, इस वाले चैप्टर में से ना लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, 110%, ठीक है। तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इनको समझना है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये एक हमारी केस स्टडी है, ठीक है। एक केस स्टडी है, पढ़ते हैं क्या है, समझाती हूँ। अवर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कैनवस गुड्स एंड बैग्स। जो अवर लिमिटेड है वो एक बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का, एक्सपोर्टर है वो, किस चीज़ के, कि कैनवस जो होता है इस पर पेंटिंग्स बनाते हैं और बैग्स के। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। अगर हम शुरुआत के में देख रहे थे तो क्या हो रहा था, कंपनी अपनी जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस थी उससे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। जैसे जो उसने सोचा था वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट in line the latest demand in the market, the company decided to venture into leather goods for which it required specialized machineries, ठीक है। अब मार्केट की डिमांड को देखते हुए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हमें चमड़े का काम करना चाहिए, लेदर का काम करना चाहिए, लेदर के सामान का व्यापार करने का उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि उसके लिए कुछ स्पेशल मशीनरीज की रिक्वायरमेंट थी। ऑब्वियसली आप नया काम स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी। क्या हुआ, फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजमेंट प्रभु प्रिपेयर अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर operations to estimate the amount of fund required and the timing with the objective of ensure that through fund are available at the right time। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के ओनर थे, ओनर नहीं मतलब फाइनेंस मैनेजर थे जिनका नाम है प्रभु, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके अंदर, आपको पता है ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट के अंदर हम देखते हैं कि कब कितने फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्टिंग में कितना फंड हमें चाहिए होगा, कैश कितना चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट में लिखी जाती हैं। तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे उन्हें आइडिया लगे फंड को लेकर, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, हाँ, ही ऑल्सो कलेक्ट द रेलिवेंट डेटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट ऑफ इनकमिंग ईयर्स। उन्होंने क्या किया कि इसी से जो रेलिवेंट डेटा था, मतलब इसी के जो डेटा चाहिए था उसको कलेक्ट किया जिससे वो बिजनेस के इंटरनल सोर्सेज से फंड के लिए सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। आगे, फॉर द रिमेनिंग फंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ आउटसाइड। अब उन्होंने इंटरनल सोर्सेज से आइडिया लगा लिया कि कितना पैसा अरेंज हो सकता है, सेम ऐसे ही उन्होंने सोचा कि एक्सटर्नल सोर्सेज से रिमेनिंग फंड के लिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव देखे, ठीक है। आपको क्या बताना है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। उसके बाद में नंबर 1 क्या है, identify the financial concept decision in the above paragraph, also state the objective of the achieved by the use of financial concept of identified, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिसीजन, पहला क्वेश्चन तो देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, यहाँ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का मतलब है कैपिटल बजटिंग से, क्योंकि आप पूरे पैराग्राफ में अभी पढ़कर आए, मेरे दिमाग में पैराग्राफ है, आप लोग भी प्लीज़ ऐसा जब भी केस स्टडी आए तो वो केस स्टडी एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ये स्क्रीन छोटी है, जब आपको पेपर फॉर्म में मिलेगा तो आपके पास ऊपर क्वेश्चन होगा तो आपको, आप साथ में देख सकते हो। आप पूरे पैराग्राफ में देख रहे हो, चलो मैं दिखाई देती हूँ, ठीक है। अब ये देखते रहना यहाँ से, ओके। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको एक बार में पूरा दिखाई दे। आप इसमें पूरा देख रहे हैं, कैपिटल बजटिंग के बारे में बात हो रही है, वो पूरा बजट बना रहे हैं ब्लूप्रिंट पे कि कब कितने फंड की रिक्वायरमेंट्स थे। ये डिसीजन है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट डालता है। ऑब्वियसली कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही, जो फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट देंगे, जो फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट देंगे। जैसे एग्जांपल, मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है कि कंपनी मशीनरी लेना चाहती है, उसको पता है कि जब भी हम लेदर का नया काम स्टार्ट करें तो उसके लिए कुछ स्पेशल मशीन हमें चाहिए होगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब आप नई मशीन लोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इससे 3 ऑब्जेक्ट अचीव होंगे,
इससे 3 ऑब्जेक्ट्स अचीव होंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट अचीव होंगे? देखो, एक पहली चीज तो कैश फ्लो, नई मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी को ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आएगा। जब भी आप ब्लूप्रिंट बनाते हो जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, अब आपने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया कितना पैसा चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके पास एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए थे अभी, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने 1 लाख की पूरी की मशीन खरीद ली। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोचो कि जो कंपनी का कैश फ्लो है, जो आपको डेली की ज़रूरत है, आप उनको कैसे पूरा कर पाओगे? नहीं पूरा कर पाओगे। तो ब्लूप्रिंट बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप सॉरी, आपका जो कैश फ्लो है वो भी ठीक से चलता रहेगा, जो डेली के खर्चे हैं डे टू डे के वो भी अच्छे से चलते रहेंगे। दूसरी चीज़, जब डेली के खर्चे अच्छे से चलते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न कितना आएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हो? रिटर्न के लिए कर रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो पहले वाला देख लेते हैं, चलो क्या है। द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिसाइडेड टू डिस्कस्ड हेयर इज कैपिटल बस्टिंग। इट इज डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच वाइल बी हैविंग अ इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। क्या है इसमें? देखो, दो मतलब ऑब्जेक्ट हैं जो कि अचीव हो रहे हैं। कौन सा? एक तो कैश फ्लो, एक कंपनी वांट्स टू राइज फंड फ्रॉम बोथ इनसाइड आउटसाइड, और इनसाइड से कौन से उसको कितना पैसा वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन यहां से पढ़ लेते हैं, क्या है देखते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। मैं वैसे आपको पहले समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें, तो क्या होगा कि डिविडेंड पे करने से कंपनी में कैश कम हो जाएगा। ये तो आप मान गए, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब आप डिविडेंड पे करोगे तो कंपनी में कैश कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे दो सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला कि फाइनेंशियल रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि कंपनी अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को या फिर जो भी उसके पेमेंट्स होते हैं, लोन होते हैं, डिविडेंड होते हैं, उनको वो पे नहीं कर पाते। साथ ही जो कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पाती। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बारी। क्या है? हाँ, constraints are such constraints that are maintained in the company law with which impact paying the dividend on certain occasions. कुछ ओकेजन में क्या होगा कि आप नहीं पे कर पाओगे उस वाली सिचुएशन में, क्योंकि डिविडेंड कैसे पे करोगे आप, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। देखो, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी अपने डिविडेंड्स को, अपने लोन को, अपनी इंटरेस्ट को और अपने फिक्स एक्सपेंसेस को भी पे करने के, मतलब उसकी इतनी भी कैपिटल नहीं होती कि वो इन सबको पे कर पाए। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को भी पूरा नहीं कर पाती। फाइनेंशियल रिस्क इज सेड टू बी सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स सेट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज इंटरेस्ट पे, लोन रीपेमेंट्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड्स, पे आउट, इनको पे नहीं कर पाती, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी इज अनेबल टू meet the financial obligations. Financial risk arise due to high level of debt in the capital structure. अभी हमने बात की थी ना, मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्थ ज़्यादा हो जाता है, आपका ऋण ज़्यादा हो जाता है बजाय आपके प्रॉफिट के, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क की सिचुएशन होती है। समझाया था ना, ये भूल गए? ये डेप्थ था और इधर हमारा अर्निंग थी। अब अर्निंग रह गई यहाँ पे 80, ये डेप्थ था आपका 100, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जो कि फाइनेंशियल रिस्क शो करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द, एक चीज़ बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? और डायग्राम बनाना कोई टफ नहीं है। जो भी आपको सिचुएशन दिखानी हो, लॉस की सिचुएशन दिखानी हो तो डेप्थ वाली साइड में एरो कर देना, और अगर प्रॉफिट की सिचुएशन दिखानी हो तो
अर्निंग वाली साइड में एरो करना, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसा शो होगा, ठीक है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की जो मतलब वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बार अगर प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स पूरा हो गया, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और एक बार अगर प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपका पूरा हो गया तो बाकी के जो भी हमारे मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना, फंड को एक प्रॉपर यूटिलाइज करना, है ना, ये अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज ऑल शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग दोज डिसीजन that will bring gain for the shareholders. Gain can be said to be achieved when the market value of share rise. Once the primary objective of wealth maximize is achieved, the other objectives such as maintain liquidity, proper utilization of fund, वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पर। आज के इसका 7th क्वेश्चन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 बोर्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। आपको पता है कि कौन कौन से 3 फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं? 3 फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, पता होना चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टेक्निक ऑफ प्रॉपर एलोकेशन। देखो मैं समझा देती हूँ आपको। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये एक टेक्निक होती है प्रॉपर एलोकेशन करने की। फंड को कैसे यूज करना है, यूज ऑफ फंड बाय द कंपनी, ये पूरा एक मैनेजमेंट है, ठीक है। कैसे डिसीजन आपको कैसे लेना है, आपको कहाँ से पैसा अरेंज करना है, आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है, आपको इस पैसे में कितना पैसा सेव करना है, तो ये सारा एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चंस को करके जाना। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कि आपको इसमें से कहीं बाहर से आ सकता है, ठीक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर करके जाना। दूसरी चीज़, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो देख लो, ठीक है। कुछ भी चीज़ ऐसी है जो है आपको नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों प्लीज़, आप लोग वीडियो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।